में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में लगातार जारी हिंसा का दौर जो है वो एक बड़ा सवाल बन गया है। साथ ही केरल में पारंपरिक दलों की सियासी रस्साकशी से इतर एनडीए का बढ़ रहा है दायरा। तो कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है और कहीं पहली बार इतिहास रचने की कोशिश। आज के जनादेश में बताएंगे 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों का कैसा है सियासी गणित और क्या है जनता जनार्दन के मुद्दे। दिखाएंगे हर कोने की खबर और जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी। राणाघाट दक्षिण विधानसभा में ट्रेनिंग के दौरान एक पोलिंग अधिकारी की पिटाई का आरोप। अधिकारी ने ममता बनर्जी के विज्ञापन पर जताई थी आपत्ति। पश्चिम बंगाल में 60 लाख विचाराधीन मतदाताओं में से अब तक 32 लाख आवेदनों का निपटारा। लगभग 12 लाख लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में आम चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। अब तक लगभग 221 करोड़ नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु जब्त किए। चुनाव आयोग ने एमसीसी का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश। असम में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तेज किया प्रचार अभियान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपने रुख से नहीं करेंगे समझौता। और अब जनादेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा में ट्रेनिंग के दौरान एक अधिकारी की पिटाई का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक्शन जारी है। चुनाव आयोग ने कई रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया है। प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में ये एक अहम कदम बताया जा रहा है। दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। इससे पहले बंगाल की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए भी लगातार एक्शन में है। लगातार हो रही हिंसा ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान एक मतदान अधिकारी साइका चटर्जी पर कथित तौर पर कार्यालय के कर्मचारियों ने हमला किया। ये घटना तब हुई जब साइका चटर्जी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ममता बनर्जी के विज्ञापन और दीघा मंदिर के दृश्यों को दिखाए जाने का विरोध किया। ट्रेनिंग शुरू হবে না, যা হওয়ার হবে আমরা নির্বাচন কর্মী যারা তারা বুঝে নেব। এই ভদ্রলোক আমাদের রীতিমতো শাসিয়েছে। কেন আমরা মমতা ব্যানার্জির অ্যাড বন্ধ করতে বলেছি? এই ভদ্রলোক দেখে রাখুন, আইডি প্রুফ দেখাতে পারছে না। এ কে পার্টির ক্যাডার নাকি? इससे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़पें हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। लेकिन इलाके में अभी भी तनाव है। इस घटना के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुंडागर्दी जारी है और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन का एक जो डीजीपी से सीपी से एसपी से बहुत सारा चेंज किया, नीचे ओसीआईसी को चेंज करना चाहिए। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा है। और ले चलते हैं आपको एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। This is Yeshi Seli from Business India. How many ships have come from the state of Hormuz right now? How many are expected? Also, has India sought any clearance from the US? There are reports that suggest to import LPG from or LNG from Russia. Siddhant. Hi sir, Siddhant from Beyond. We've seen an interesting tweet by the Bangladeshi Prime Minister Tariq Rahman marking the Genocide Day, calling out Pakistan. We've also seen the Pakistani reaction saying that 1971 is open to different interpretation. What's India's stance given the fact that India played an important role in the liberation war? उमर शक्कर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है कि भारत समेत 4 देशों
जो कि दोस्त देश हैं, उनके जहाज़ों को जाने की मंजूरी हमने दे दी है। तो क्या जो फारस की खाड़ी में अभी 20 जहाज़ बताए जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से चले हैं, और चले हैं तो कब तक भारत पहुँचेंगे? प्रकाश सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से क्या ये जानकारी दे सकते हैं, क्या रूस से भी जो है कच्चा तेल और क्रूड ऑयल और एलपीजी आ रही है, और इसके अलावा क्या ईरान ने जिस तरह से बयान दिया है, तो ईरान के साथ क्या स्थिति है, क्या वहां से भी एलपीजी और क्रूड ऑयल अपलोड हो रहा है? थैंक यू। ऋषभ। Good evening, this is Rishabh from Times Now. Sir, there are reports which suggest that at the all-party meeting earlier this week, there was a term used for Pakistan's dalal by External Affairs Minister. If you can shed some light on that. Okay, so first, Yeshi, to your question, we have kept you informed of the ships, the Indian ships which have so far crossed the Strait of Hormuz. We've had 4 ships. They were laden with LPG. They have arrived in India. They safely crossed the Strait of Hormuz few days back. We continue to be in touch with all concerned countries for the safe transit of our ships to meet our energy requirements. As far as, there are several questions as to from where we are buying our energy requirements. On that, you are well aware of a broad approach to sourcing our energy needs. It is based on A, our imperative to secure the needs of our people, 1.4 billion people. 2, what are the dynamics in the market? And 3, what is the global situation all? So these 3 issues or conditions are vital for us to take our decisions in regard to sourcing, and it continues to be the case. As far as specific issues where we are buying our oil from, X country, Y country, on those I think it's better that you take your question to the Ministry of Petroleum, because they'll be in a better position to answer. Siddhant, your question on the tweet that you mentioned. We are all aware of the terrible atrocities that was committed by Pakistan during Operation Searchlight in 1971. The genocide involved systematic and targeted killing of millions of Bangladeshi people, innocent people, and mass sexual violence against women. It also forced millions of Bangladeshi people out of their country. They came to India as refugees. These atrocities, needless to say, it shook the conscience of the world at large. Pakistan, however, remains in denial to this very day of its crimes. We support Bangladesh in its desire for justice. एमईए की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ तौर पर बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किस तरह से जो भारतीय जहाज़ हैं वो वापस आए हैं, और लगातार बातचीत का दौर इस बारे में चल रहा है और सरकार तमाम क्षेत्रों में कदम उठा रही है। और हम जनादेश में वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक बड़ा सवाल ये हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने क्या कहा है, ये आपको दिखाते हैं। হয়ে গেছে আর অ্যাকশন চলছে ওখানে। রিপোর্ট এসেছে গতকাল রাতেও ভাঙড়ে রিপোর্ট এসেছে, ডিজিপি থেকে এসেছে, এফআইআর অলরেডি রেজিস্টার হয়ে গেছে। আচ্ছা, কতজন অ্যাকিউজ, কতজন অ্যারেস্ট বা কিছু বললো? আমি শুনলাম 2 জন অ্যাকিউজ আছে। আচ্ছা, বাকি আমি আর খবর নিতে পেলাম না, অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি। 2 জনই অ্যারেস্ট হচ্ছে। অ্যারেস্ট কি হবে না হবে ওটা তো পুলিশ দেখবে। 2 জন অ্যাকিউজ আছে, উনি আমাকে বললেন, পরে তো অ্যাড হবে নাম কি হবে না হবে, এটা তো পুলিশ ম্যাটার আছে।
हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, क्यों प्रशासन चुनावी हिंसा जो लगातार वहां पर हो रही है इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर पा रहा है, और ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रही हैं, तो क्या ये जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है? रमा जी, देखिए, पहले तो ये जो दो घटना घटी है 24 घंटे के अंदर, पहला एक घटना दक्षिण 24 परगना में बसंती का था जो कल का था। वहां पे एक पॉइंट बार बार मेंशन करना चाहिए कि सिर्फ वहां पे बीजेपी कार्यकर्ता जो प्रचार के लिए गए थे वहां पे उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ता ने हमला नहीं किया है। वहां पे जो पुलिस थी, जिसको देखा जा रहा है वीडियो में कि जो रास्ते पे गिर जा रहे हैं, जिनको रास्ते पे गिराकर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो असल में एक पुलिस कर्मी है, यानी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। और आज की घटना जो है वो पोलिंग पर्सनल है, वो वोट वर्कर्स है, कोई राजनीतिक कर्मी नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उनका सिर्फ यही कहना था कि ये तो पोल पर जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उनका ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ पे सरकारी एड क्यों, अभी तो एनसीसी चालू हो गया, वहां पे क्यों ट्रेनिंग से पहले सरकारी विज्ञापन चुनाव से पहले दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है? और अपने आप में ये जायज है क्योंकि वो चुनाव के काम करने के लिए आए हैं, वो निष्पक्षता रखेंगे अपनी। तो ऐसी बात अगर कोई उठाता है तो यही बात उनको कहने के लिए चुनाव आयोग भी बोल रहा है कि आप इसी निष्पक्षता से काम कीजिए। लेकिन हुआ क्या, उनको मारा गया, पीटा गया, उनका खून बहा, और वहां पे जो और आधिकारिक थे वो भी किसी तरह से स्केप नहीं किया। तो इससे सवाल ये उठ रहा है कि अभी से ये हाल है तो पोल डे के वक्त क्या होगा? अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो चुनाव तक तो वो मकाम तक पहुंचा ही नहीं, तो तब क्या होगा? तो इसी को चलते चुनाव आयोग को ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज हुआ है और साथ ही साथ 2 अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोग इतना साहस कहां से जुटा रहे हैं। इसी के चलते ये बात जनता, बंगाल की जनता ये बात बोल रही है। असल में अगर आला कमान वो मंच से चुनाव आयोग को अटैक करेंगे, हमलावर होंगे, वो हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हमलावर होंगे, तो कहीं ना कहीं जाके नीचे स्तर में भी ये मैसेज पहुंचता है कि आप कुछ भी करो, हम है ना। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो आश्वासन पिछले 15 साल से तृणमूल वर्कर्स को मिले हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने मनमानी कर सकते हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जंगल राज कायम हो गया है, उनका कहना है कि इस बार ये दाव चलने वाला नहीं है। और इसीलिए वो पोलिंग ऑफिसर जो पहले कुछ नहीं बोलते, चुपचाप चले आते थे, आज वो आवाज उठा है। भले ही उनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन वीडियो भी उन्होंने ही वायरल किए हैं, उन्होंने ही पब्लिश किए हैं कि मेरे साथ ये घटना घटी। यही बंगाल का सबसे बड़ा चेंज माना जा रहा है कि पब्लिक जो है, जनता जनार्दन होती है, वो अब डर के साए से निकलकर अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है। रमा जी, बिल्कुल असंतोष तो है और बड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पुदुचेरी की। पुदुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जनता किन मुद्दों के आधार पर करेगी वोट? विधानसभा चुनावों में जनता क्या सोच रही है? पुदुचेरी की प्राथमिकता क्या है? हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारी क्लीनलीनेस के बारे में होगा। हम देख रहे हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे लिए पानी सही नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पे बाकी जगहों जितना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हो तो रहा है, वो हमें ठीक करना है। और हमारे खाने का मुझे काफ़ी चिंता है, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आप देख ही रहे हैं कि कितना अडल्ट्रेशन, हम कितना ज़्यादा देख रहे हैं, हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है। आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बेसिक मुद्दे हैं जो मुझे अफेक्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक लीडर आए पावर में जो हमारी अभी जो महंगाई हो रही है या फिर फूड सिक्योरिटी, एयर पोल्यूशन, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा एक लीडर जो अकाउंटेबल हो, जिनसे हम सवाल पूछने से हेजिटेट ना कर पाए। तो पीपल्स लीडर एक ऐसा लोग, आई वुड वांट अ पर्सन जो पावर में आए वैसा हो।
मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो भी लीडर मेरे वोट से जीत जाएगा वो हमारे जिंदगी स्टूडेंट्स है, छात्र है, हमारा भविष्य के बारे में सोचे और हमारा जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन के ऊपर हो, महंगाई के ऊपर हो और हमारा राज्य का टूरिज्म इंडस्ट्री और इन सब में हमारा हेल्प करे और हमारा राज्य को आगे जाने में बहुत मदद करे। मेरे ख्याल से एक जो बहुत ज़रूरी मुद्दा जो मैंने देखा है पुडुचेरी में, पुडुचेरी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज़्म के लिए भी और अपने नागरिकों के लिए भी एक ज़्यादा स्वच्छ और एक सुंदर एक शहर। तो सुनने में तो आया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू होगा और बनेगा और पर वो नहीं है, जैसे नाले हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अगर चाहे सरकार तो वो कर सकती है। लोग पूरी दुनिया भर से पुडुचेरी में आते हैं बट फैसिलिटीज़ नीड टू इम्प्रूव। तो पुडुचेरी से आप देख रहे थे जनता के मुद्दे और अब बात करेंगे केरलम की, जहां की राजनीति के कुछ अलग रंग है जो ये दिखाती है कि लोकतंत्र में जवाबदेही और प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां पर चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नीतियों और विकास के मॉडल की दिशा तय करते हैं। चुनाव चेहरे के आधार की जगह काम के रिपोर्ट कार्ड पर तय होता है और यही इसे भारत के बाकी राज्यों से अलग बनाता है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। केरलम की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से अलग क्यों मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का वोटिंग पैटर्न, जहाँ चुनावी नतीजे अक्सर चेहरे नहीं बल्कि सरकार के काम और उसके असर के आधार पर तय होते हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर बहस तेज है। क्या केरल में रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स ही असली गेम चेंजर है? दरअसल देश की चुनावी राजनीति में जहां अक्सर चेहरे, जाति और भावनात्मक मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं केरलम एक अलग ही पैटर्न पेश करता है। पूर्व वाइस चांसलर और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जी गोपा कुमार के अनुसार केरलम के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और सरकार के कामकाज को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं। Education and political participation has played remarkable roles in the past, and it is helping Kerala to create a strong civil society. For example, newspaper readership is very high, television viewership is very high, public interest in politics is very high, and that goes mostly in a secular form. Government's performance are measured through their actual governance efficiency, not simply by caste or religion. केरलम की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधी टक्कर पर टिकी रही है। अब यहाँ एनडीए एक तीसरी ताकत बनकर उभर रहा है। जहाँ अन्य राज्यों में कई दलों के कारण मुद्दे बिखर जाते हैं, वहीं केरलम में वोटर के सामने स्पष्ट विकल्प होता है। जनता नीतियों और प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेती है। और आदमी लोग एजुकेटेड है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसी बात में है। कास्ट नहीं देखता है, पार्टी वाला का डेवलपमेंट देखता है। वो पूरा अभी तो बीजेपी आता है ज़्यादा आदमी लोग उसमें वो प्रतीक्षा करता है। अभी केरलम में चुनावी राजनीति का एक बड़ा पहलू विकास बनाम वेलफेयर का संतुलन है। सरकार जहां सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं को अपनी ताकत बताती है, तो वहीं विपक्ष आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय दबाव को मुद्दा बनाता है। इस टकराव में मतदाता यह तय करता है कि उसे किस तरह का मॉडल चाहिए। केरल को अक्सर देश का इशू बेस्ड इलेक्शन राज्य कहा जाता है और इसके पीछे ठोस कारण भी है, क्योंकि यहाँ चुनावी बहस विकास बनाम नाकामियों के इर्द गिर्द घूमती है। यही कारण है कि केरल के चुनाव में चुनावी नैरेटिव को तय करने के लिए भावनात्मक मुद्दे कम, जबकि इशू बेस्ड मुद्दे ज़्यादा प्रभावी रहते हैं और यही खूबी केरल को दूसरे राज्यों से अलग करती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ केरलम से जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न आप बता रहे हैं कि अलहदा होता है तमाम अन्य राज्यों से, यहाँ पर इस बार जो राजनीतिक समीकरणों का पैटर्न है वो भी अलग वहाँ पर दिखाई दे रहा है। परंपरागत राजनीति जो एलडीएफ यूडीएफ के बीच में चलती चली आ रही है, एनडीए उसमें सेंध लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी कई सारी वजह हैं। आप देखें कि केरलम के अंदर कई तरह की समस्याएं हैं जिनको लेकर जो जनता है वो हमेशा से रमा मुखर रही है।
उनका ये मानना है कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर काम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उस पर उतना तेजी के साथ काम नहीं हुआ है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उनके घर के आसपास दे पाए, उनके स्टेट में दे पाए। और आप देखें हमेशा से ही यहाँ पर 40 सालों से तो यही सिलसिला चल रहा है, या तो यूडीएफ की सरकार होती है या एलडीएफ की सरकार होती है। तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनके पास केवल विकल्प ये रहता है कि या तो इस सरकार के पक्ष में वोट करें या सरकार के खिलाफ में वोट करें। अब भारतीय जनता पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ के लोगों के बीच में है, और यही कारण है आप देखें कि 40 साल पुराने गढ़ को लेफ्ट के केरलम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने रिप्लेस कर दिया। खासतौर से तिरुवनंतपुरम की जो नगर पालिकाएं की जो सीटें थी उनमें 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 101 में से, और अपना मेयर बनाया था। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। इससे पहले आप देखें कि 2016, 2021, 2024 के जो इलेक्शन है, चाहे हम विधानसभा इलेक्शनों की बात करें या लोकसभा इलेक्शनों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो मतों का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता रहा और 24 तक करीब करीब 20% के आसपास आ गया। आप देखें यही भारतीय जनता पार्टी की केरलम के अंदर सफलता है कि त्रिशूर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। यही कारण है कि आप देखें कि तीसरे विकल्प के तौर पर एक नया कह सकते हैं कि मौका जनता के पास में है। अब ये देखना है कि केरलम की जो जनता लगातार एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में ही हमेशा रही है, तो क्या तीसरे मौके जो विकल्प है एनडीए के रूप में जो उनके सामने है, क्या उसको मौका देगी, ये देखना जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और वो लगातार इस बात पर कांग्रेस का बिखराव भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। क्या वजह है इसके? देखिए बिल्कुल ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के जो गुट हैं वो निकल कर सामने आए हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके समर्थक उनको जो मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो बताते हैं। आप देखें कि शशि थरूर उनकी एक लॉबी है, उनके भी तमाम समर्थक हैं। बिल्कुल इसी बिखराव ने एक बड़ी चुनौती जो है पैदा कर दी है। विषय विस्तृत है, समय सीमित है। नीरज गोपाल वो एक अलग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते चलते हम भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर से जो खास बातचीत है डीडी न्यूज की वो आपको दिखाते हैं। केरलम के चुनाव में हर बार ये बात होती थी कि मुकाबला सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच में है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। लेकिन इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। लगातार पिछले कई चुनावों में हमने देखा है बीजेपी का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है और वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी उसमें भी इजाफा आ रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी इस बार इस चुनाव में कुछ इतिहास रच पाएगी? हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद है। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। बात हो रही है इस बार चुनाव में कि क्या बीजेपी किंग मेकर बन पाएगी? किंग मेकर नहीं बनेंगे, किंग बनेंगे, क्योंकि लोग बहुत ही फेडअप हो गए हैं। एलडीएफ यूडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ऐसा उनको लग रहा था। 75 साल यही दोनों को झेला है। दोनों ने केरल को डिस्ट्रॉय किया, दोनों ने केरल में रोजगार नहीं निर्माण किया, दोनों ने केरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, दोनों ने भ्रष्टाचार अभूतपूर्व किया, और इसलिए ये केरल का टूरिज्म का भी ढंग से विकास नहीं किया। तो ये लोगों के जहन में पक्का बैठा है, अब एक नया राज चाहिए। और मोदी जिस तरह से केरल के लिए काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, उसका एक प्रभाव है, और इसलिए वी विल नॉट बी किंग मेकर, वी विल बी किंग दिस टाइम। तो ये थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, किंग मतलब क्या सरकार बना सकती है बीजेपी? बिल्कुल, क्योंकि देखो विश्वास होता है ना, वो जनभावना को समझ के मिलता है। जनभावना मैं मुसलमानों के घर में जाता हूँ, क्रिश्चियनों के घर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, यहाँ 1,30,00,000 लोगों को फ्री राशन मिलता है, 50 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिला है, 24 लाख किसानों को 44,000 रुपये हर एक को मिला है यहाँ किसान सम्मान निधि में।
यहाँ 3 लाख शौचालय मिले, 3 लाख टॉयलेट्स मिले हैं, 35 लाख घरों में टैप से वाटर आया है। तो कितनी मुश्किलात लोगों की दूर हुई है। उज्ज्वला गैस मिला है, एलईडी बल्ब मिले हैं, तो सारी क्रांति आ गई, लोगों को लगा। और यूपीआई अब केरल में भी देश के तरह 80% से ज्यादा यूपीआई से व्यवहार हो रहे हैं। तो ये दुनिया में डेटा इतना सस्ता कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ के सब लोगों के रिश्तेदार विदेश में है। यूरोप में है, वहाँ 600 रुपये 1 GB डाउनलोड है, अमेरिका में 200 रुपये है, बाकी जगह भी ज़्यादा ही है। केवल भारत में 10 रुपये में मिलता है 1 GB डाउनलोड। इतना रेट कम कहीं नहीं है। तो ये एक रिवोल्यूशन है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। जब भी हम लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो बोले मोदी जी ने हमें ये दिया, मोदी जी ने वो दिया, नन्ही मोदी। तो नन्ही मोदी क्या है? थैंक यू मोदी। तो ये एक भाव है। तो मोदी जी जैसा सरकार चाहिए, इसलिए लोग बीजेपी को देंगे और बहुत विश्वास से दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग निश्चित इस बार बदलाव करेंगे। अंत में चलते चलते प्रकाश जी, मैं आपको जरा बंगाल भी ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बंगाल में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी अब भगवान राम याद आने लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि राम किसी की बपौती नहीं है, बीजेपी की या किसी की, बल्कि भगवान राम सबके हैं। अरे भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन आप वहाँ मंदिर में क्यों नहीं आए? सबको आमंत्रण था, कोई किसी को ताला नहीं था, तो वहाँ नहीं आएंगे, बाद में भी नहीं जाएंगे। और राम के जगह हम केजरीवाल तो कह रहे थे कि टॉयलेट बांध लेंगे, ये करेंगे। अब ऐसा राम मंदिर हो गया है कि रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, और भी बढ़ेगा। काशी विश्वनाथ, माहेश्वर, फिर सौटी सोमनाथ, देवधर, कितने विरासत का सम्मान हुआ है कि आज प्रचंड टूरिज्म, रिलीजियस ही टूरिज्म है भारत में, और रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये भी विकास है, ये भी रोजगार पैदा करता है, ये भी एक आवश्यक है। 100 एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे, और नए हजारों मार्ग खुल जाएंगे, जिससे लोगों की सुविधा बढ़ेगी। और 2,500 रुपये में 50% लोगों को टिकट मिलती है। तो यही तो उसकी विशेषता है। हवाई चप्पल डालने वाला विमान के जहाज में भी जाए, तो ये सपना हो रहा है पूरा। इस तरह से हर क्षेत्र में प्रगति है जो लोगों से छुपी नहीं रह सकती, और वही हमारा प्रचार है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है प्रकाश जी कि कांग्रेस का और खासकर लेफ्ट का विजन जो है वो अब तक आम आदमी के साथ क्यों नहीं था, और शायद यही टैगलाइन है जिसकी वजह से अब केरलम में भी बीजेपी जो है वो अब ये बात कर रही है। और प्रकाश जी ने तो ये भी कह दिया कि किंग बनने की तैयारी में बीजेपी है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमसे खास मुलाकात के लिए।